नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज़ आज इम्पोर्टेंट हैं हिंदू में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पेमेंट्स से संबंधित इश्यूज़ के बारे में और उसके बाद मैनुअल स्क्वेंजिंग का आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिजिटल पेमेंट्स के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, वॉल्यूम वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। वॉल्यूम वाइज मतलब डिजिटल पेमेंट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है, और वैल्यू वाइज मतलब डिजिटल पेमेंट्स जितने अमाउंट का होता है वो अमाउंट भी बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स के देखो काफ़ी सारे बेनिफिट भी होते हैं। आप कहीं पर भी बैठे डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी पर्सन को पैसे देने हैं तो इन फिजिकल आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कैरी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। डिजिटल पेमेंट्स पर इंसेंटिव, कैशबैक ऑफर, प्रमोशनल स्कीम्स ये सब भी अवेल किए जा सकते हैं। कैश को खोने का डर नहीं है। नोट आप अगर किसी पर्सन को देते हो तो कई बार कुछ नोट नकली निकलने का डर रहता है कि नोट नकली निकल गया, लेकिन डिजिटल पेमेंट आप करते हो तो इस प्रकार का कोई डर नहीं है। कैश की तरह कैश को हैंडल करने का डर नहीं है। आप बड़ी संख्या में कैश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हो तो डर लगा रहता है कहीं कोई बैग लूट ना ले, लेकिन डिजिटल पेमेंट में ऐसा कोई डर नहीं है। डिजिटल पेमेंट देखो काफ़ी तरह की होती हैं। यूजिंग बैंक अकाउंट्स जैसे NEFT, RTGS, IMPS, यूजिंग कार्ड्स फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ATMs, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, मोबाइल पेमेंट्स जैसे UPI, USSD, IMPS, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वैलेट्स जैसे पेटीएम, अमेजोन पे, फ़ोनपे, आधार बेस्ड सिस्टम जैसे कि आधार पेमेंट ब्रिज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, माइक्रो ATMs। तो ये सब हमने टाइप्स डिस्कस किए, एग्जाम्पल्स डिस्कस किए डिजिटल पेमेंट के। इसके बाद राइटर थोड़ा सा एवोल्यूशन पर चर्चा करते हैं। हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स इवोल्व कैसे हुई। राइटर कहते हैं इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। 1998 में RBI के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। इसके कुछ साल बाद यानी मार्च 2004 में RBI ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम की सर्विस लॉन्च की, और अराउंड उसी समय NEFT की सर्विस भी RBI के द्वारा लॉन्च कर दी गई। ये एक बार आप डिफरेंस देख लीजिए। NEFT, RTGS और IMPS में मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितनी है? 1 रुपये, 2 लाख, 1 रुपये। पेमेंट ऑप्शंस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। IMPS सिर्फ ऑनलाइन है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू नो लिमिट। IMPS में मैक्सिमम है 2 लाख और RTGS में मैक्सिमम है नो लिमिट। एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। NEFT की जो सर्विस है अब वो 24 घंटे अवेलेबल है, और जल्द ही RTGS की सर्विस भी दिसंबर में 24 घंटे अवेलेबल हो जाएगी। बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर अभी NEFT की जो सर्विस है वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। चार्जेस कितने लगते हैं? NEFT के नो चार्जेस, RTGS के नो चार्जेस, और IMPS के जो चार्जेस हैं वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। तो देखो, जब RTGS आया 2004 में तो उसके बाद स्टॉक मार्केट पे पेमेंट हो, गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेडिंग हो, या फिर दूसरी कस्टमर पेमेंट्स हो, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। देखो, जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992-93 में, उसका एक मेजर रीज़न ये था कि पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था। तो RTGS जब आया 2004 में, इस प्रकार के स्कैम की जो संभावना है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और जैसा हमने डिस्कस किया, NEFT आया बाद में। NEFT आज 24 घंटे अवेलेबल है, और RTGS भी जल्द ही 24 घंटे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो RBI ने जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया, इससे हमारे देश में कैपिटल मार्केट में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, डिजिटल पेमेंट से पहले शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग हुआ करती थी, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं आज यानी 22 अक्टूबर को, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करने में लंबा समय लग जाता था। ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करना मतलब
आपके बैंक से पैसे कटना और आपके हाथ में शेयर्स आना, पूरा सेटल डाउन करने में समय लग जाता था। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स आने के बाद में अब T+2 का टाइम लगता है। T मतलब ट्रांजैक्शन डेट। आज आपने शेयर परचेज किए हैं तो 2 दिनों के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल डाउन हो जाएगी। शेयर बेचे हैं तो फिर आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें से शेयर कट जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अब तो पेमेंट सिस्टम और भी ज़्यादा हमारे देश में स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब पेमेंट सिस्टम में जो पेमेंट्स हैं बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हो जाती हैं। तो सेबी विचार कर रहा है T+2 भी छोड़िए, शेयर मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो सिर्फ 1 दिन का टाइम लगेगा। T+1 सिस्टम लाने पर सेबी अब विचार कर रहा है। ये जल्द भी आ भी जाएगा और ये तब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश में पेमेंट सिस्टम अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका फ़ायदा देखो ये भी होगा कि ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी और फाइनेंशियल मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद देखो राइटर के द्वारा कहा जाता है पेमेंट सिस्टम जो हमारे देश में स्ट्रॉन्ग है इसका क्रेडिट पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी जाता है। 2009 में आरबीआई ने 10 लीडिंग बैंक्स को कहा था कि आप मिलकर इस प्रकार की पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाइए, आगे नेशनल भी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कीजिए रिटेल पेमेंट्स को हैंडल करने के लिए। वैसे आइडिया आरबीआई के द्वारा 2005 में रखा गया था। सबसे पहले जब एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट सिस्टम 2005 टू 2008, इस विजन डॉक्यूमेंट में रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा 2005 में। और सबसे पहले तब इस एनपीसीआई के आइडिया को आरबीआई के द्वारा रखा गया था। और ये आइडिया कैसे निकल के आया? 2004 में 4 मेंबर्स की एक टीम गई थी स्वीडन में, वहाँ पर सेंट्रल बैंक को स्टडी करने के लिए। स्वीडन के सेंट्रल बैंक का नाम है रिक्स बैंक। तो स्टडी के बाद इन 4 मेंबर्स ने सजेस्ट किया था कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाए, जैसे स्वीडन में है। स्वीडन में 8 बैंकों ने मिलकर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है पेमेंट सिस्टम के लिए। तो हमारे देश में भी कुछ बैंक्स मिलके ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बाद में ये हुई भी कब? 2009 में। अब तो देखो 56 बैंक्स शेयर होल्डर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। पहले सिर्फ 10 बैंक थे, लेकिन अब शेयर होल्डर बैंक्स की संख्या बढ़ के 56 हो गई है। 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 17 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 3 फॉरेन बैंक्स, 7 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 10 रीजनल रूरल बैंक्स। ये 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी, 2009 में नहीं हुई थी। मैंने गलती से अभी 2009 बोल दिया था। इसके बाद राइटर का कहना है देखो पिछले 10 सालों में एनपीसीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एनपीसीआई सपोर्टेड बाय इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस, इन टेक्नोलॉजीज के साथ एनपीसीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और एनपीसीआई एक नॉट प्रॉफिट कंपनी है। वो इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती थी कि पब्लिक गुड एम होना चाहिए एनपीसीआई का, ना कि प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अगर एनपीसीआई का प्रॉफिट एम नहीं है तो सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट तो चाहिए ना, या तो आरबीआई सपोर्ट प्रोवाइड करे या फिर सरकार प्रोवाइड करे। लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि एनपीसीआई को एक फॉर प्रॉफिट कंपनी में तब्दील कर देना चाहिए ताकि कंपटीशन का सामना किया जा सके एनपीसीआई के द्वारा। और फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर बनती है एनपीसीआई तो जो शेयर होल्डर्स हैं, इतने सारे बैंक्स, ये सब, इनको भी फायदा होगा क्योंकि एनपीसीआई पैसा कमाएगी और वो रेवेन्यू बटेगा इन सभी शेयर होल्डर्स में। बट देखो इसका विरोध किया जाता है राइटर के द्वारा। राइटर कहते हैं ये एक रिट्रोग्रेड स्टेप होगा। देखो वैसे जो आरटीजीएस या फिर एनईएफटी जैसी सर्विसेज हैं आरबीआई के द्वारा फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। एक मकसद था, इसलिए आरबीआई फ्री ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना। वही मकसद एनपीसीआई के पास भी है। एनपीसीआई अगर बिल्कुल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर बहुत ही कम रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपेंशन होगा ना। अगर
एनपीसीआई पैसे चार्ज करने लग जाएगा तो फिर डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकेगा हमारे देश में, खास करके रूरल एरियाज़ में या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में। इसके बाद राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज करते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट से संबंधित। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या। देखो, मान लीजिए आप जाते हो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए, आपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, उसके बाद आप कार्ड से पेमेंट करते हो। आपके पास मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है और वहाँ पे मशीन है, पीओएस है, और उस मशीन पर आप पेमेंट करते हो। उस पंप ओनर को मशीन प्रोवाइड की हुई है एचडीएफसी बैंक ने। आपने तेल भरवाया 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये आप दोगे ना अपने कार्ड से उस मशीन पर, तो पंप ओनर के खाते में पूरे 1000 नहीं जाएंगे। जो एचडीएफसी बैंक जिसकी मशीन है वो पैसे थोड़े काट लेगा। जितनी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, मान लीजिए 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, तो 10 रुपये काट लेगा एचडीएफसी बैंक, इससे पहले कि वो पंप ओनर के खाते में 1000 रुपये जमा करवाए। अगर 2% एमडीआर है यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, तो फिर 20 रुपये काट लेगा, इससे पहले कि वो पैसे जमा करवाए पंप ओनर के खाते में, यानी 980 देगा। अब आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पूरी जो ट्रांजैक्शन ये कंडक्ट हुई है, बीच में एक इंटरमीडियरी है। जैसे आपने सुना होगा वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे, ये सब बीच में इंटरमीडियरी हैं जिन्होंने इस पूरी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाया। तो जो रुपए, मान लीजिए 1 रुपया काटा बैंक ने, तो वो किस किस में शेयर होगा? कार्ड इशूइंग बैंक, आपके पास कार्ड था आईसीआईसीआई बैंक का, तो थोड़ा उसको भी रेवेन्यू जाएगा। उसके बाद पेमेंट नेटवर्क यानी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपे कार्ड, ये जो इंटरमीडियरी हैं इनको भी बीच में कुछ रेवेन्यू जाएगा ताकि ये अपने ऑपरेशंस चला सकें। और बैंक डेट प्रोवाइडेड पीओएस मशीन, यानी पंप पर जो एचडीएफसी बैंक ने मशीन प्रोवाइड की थी, कुछ एचडीएफसी बैंक अपने पास भी रखेगा। तो इस प्रकार से ये एमडीआर जो है वो डिवाइड हो जाती है विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एमडीआर का तो चलो बेसिक हमने डिस्कस किया। सरकार ने 2020-21 के बजट में अनाउंस किया, अगर रुपे कार्ड है या फिर यूपीआई से पेमेंट होती है तो फिर एमडीआर लगेगा 0%। यानी आपने पेमेंट की पेट्रोल पंप पर जाकर और रुपे कार्ड यूज़ किया आपने, तो फिर एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं काटेगा, 0 रुपये काटेगा और सारे के सारे जो पैसे हैं वो पंप ओनर के खाते में डाल देगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, सरकार ने ये अनाउंसमेंट की सिर्फ रुपे एंड यूपीआई के लिए, जबकि वीज़ा, मास्टर कार्ड्स, इन इंटरमीडियरीज के लिए सरकार ने ये घोषणा नहीं की। अब ये बैंक तो बहुत स्मार्ट हैं, बैंक सोचते हैं कि अरे रुपे कार्ड होगा तो फिर हमें एमडीआर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो तो 0 मिलेगी, हमारा बहुत सारा रेवेन्यू चला जाता है। तो बैंक्स अब क्या करते हैं, रुपे कार्ड के साथ टाई अप करते ही नहीं हैं। बैंक्स टाई अप करने लगे हैं ज़्यादा वीज़ा कार्ड के साथ, मास्टर कार्ड के साथ, क्योंकि उन्हें पता है वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड अगर इस्तेमाल होगा पेमेंट करने के लिए तो एमडीआर लगेगा, और एमडीआर लगेगा तो इसका मतलब हमें भी कुछ रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं, सरकार ने भी तो गलती कर दी ना। सरकार ने सिर्फ रुपे कार्ड और यूपीआई के लिए बोला कि एमडीआर 0 रहेगा। अरे आप सबके लिए बोल दो ना, वीज़ा कार्ड के लिए भी बोल दो, मास्टर कार्ड के लिए भी बोल दो, ताकि बैंक्स कार्टेल ना बनाए और रुपे कार्ड को छोड़ के वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के साथ टाई अप ना करें। ये राइटर बोलना चाहते हैं। राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि देखो, एमडीआर तो या तो बिल्कुल ही कम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ऐसा यूरोप के सेंट्रल बैंक्स में है। और फ़ायदा ये होता है, एमडीआर अगर 0 होता है तो ज़्यादा पेमेंट्स होती हैं। अब कई सारे पेट्रोल पंप तो ये मशीन लगाते ही नहीं है, ये सोच के कि अरे बहुत सारा तो पैसा कट ही जाता है, 10-10 रुपये कट जाते हैं। 1000 रुपये का तेल अगर कोई भरता है तो मशीन से हमें नुकसान होता है, हम नहीं लगाएंगे मशीन नहीं लगवाएंगे तो फिर डिजिटल पेमेंट्स होती नहीं है। अगर डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा इंश्योर करनी है तो आप एमडीआर 0 कर दो ना, या फिर कम से कम कर दो, ये राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिजिटल पेमेंट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब क्या है? देखो, मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है
ह्यूमन एक्सक्रीटा को यानी ह्यूमन वेस्ट को मैनुअली रिमूव करना। मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो इशू है ये कास्टिज्म से भी संबंधित है, क्योंकि पुराने समय में और कुछ एक्सटेंट तक अभी भी कुछ कास्ट के लोगों को मजबूर किया जाता है ये काम करने के लिए। मजबूर मतलब सिर्फ डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली भी होता है। आप उन लोगों को कुछ और काम नहीं देंगे तो मजबूरी में उनको यही काम करना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्टली कोअर्जन है। ऐसे लोगों के साथ मान लीजिए पहले किसी ने मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम किया है, उसके साथ स्टिग्मा अटैच हो गया है, तो और कोई काम मिलता नहीं, तो उस पर्सन के पास मजबूरी है ये काम करने के लिए। देखो 1993 से पहले तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में एक स्पेशल पोस्ट भी हुआ करती थी स्क्वेंजर की। उसका काम हुआ करता था ह्यूमन एक्सक्रीटा को मैनुअली कैरी करना, लेकिन सिविल सोसाइटीज़ ने विरोध करना स्टार्ट किया कि ये कैसी इनह्यूमन प्रैक्टिस है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो 1993 में एक एक्ट आया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट के बाद अनसैनिटरी और ड्राई लैट्रिन्स में मैनुअल स्क्वेंजिंग पर बैन लग गया, बट इम्प्लीमेंटेशन फिर भी अच्छे से नहीं हुआ इस एक्ट का। तो सिविल सोसाइटीज़ ने, एनजीओज़ ने फिर से प्रोटेस्ट किया, सरकार पर दबाव लगाया कि आप इस एक्ट को एक्सपेंड कीजिए। 2013 में मैनुअल स्क्वेंजिंग को बैन करने के लिए एक नया एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट में ना सिर्फ मैनुअल स्क्वेंजिंग की डेफिनेशन एक्सपेंड हुई, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करना, रेलवे ट्रैक्स को क्लीन करना, ये सब चीज़ें भी शामिल की गई, बल्कि मैनुअल स्क्वेंजर्स के रिहेबिलिटेशन का भी प्रोविज़न किया गया। उसके बाद 2014 में 27 मार्च को रिहेबिलिटेशन प्रोविजंस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिहेबिलिटेशन की जो बात कही गई है 2013 के एक्ट में, रिहेबिलिटेशन में उन सीवर वर्कर्स को भी शामिल किया जाए जो कि सीवर्स को साफ करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करते हैं, और अगर सीवर को साफ करते वक्त उनकी डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसा डायरेक्टिव इशू किया गया था 27 मार्च 2014 को। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि ये सभी जो एक्ट्स हैं सरकार अपने आप से लेके नहीं आई है, सरकार पे दबाव बनाया गया था, तब सरकार इन एक्ट्स को लेके आई। जैसा हमने डिस्कस किया 1993 से पहले तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में बाकायदा एक पोस्ट हुआ करती थी स्क्वेंजर की, जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को मैनुअली रिमूव किया करता था। अब सोच के देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स की तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए मैनुअल स्क्वेंजिंग को ख़त्म करना, लेकिन 1993 से पहले खुद ही स्टेट गवर्नमेंट्स मैनुअल स्क्वेंजिंग को प्रमोट कर रही थी स्क्वेंजर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करके, और बाकायदा स्क्वेंजर टैक्स भी लगाया जाता था। अगर कोई घर मैनुअल स्क्वेंजर की सर्विसेज को अवेल करता तो उस पर स्क्वेंजर टैक्स लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सिविल सोसाइटीज़ ने सरकार पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी आंदोलन किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद ये एक्ट्स आए 1993 का, और बाद के जो एक्ट्स आए वो भी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और कोर्ट के एक्टिविज्म के बाद आए। बट देखो दिक्कत ये है, इतने सारे एक्ट्स के बावजूद जो प्रॉब्लम है मैनुअल स्क्वेंजिंग की अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहला तो रीज़न ये है, सरकार डिनाई कर देती है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जब तक देखो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो कैसे एड्रेस करोगे ना। दूसरा, लैक ऑफ वाटर बोर्न लैट्रिन्स। देखो अभी भी देश के कुछ इलाकों में, हमारे देश में ड्राई लैट्रिन्स हैं, पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो जब तक सभी टॉयलेट्स में पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैनुअल स्क्वेंजिंग की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करना मुश्किल है। इसके बाद लैक ऑफ इनकम्प्लीट रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 2013 के एक्ट में और बाद में 2014 में जो डायरेक्टिव आया उनके अनुसार सरकार को रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था तो करनी है, बट सरकार करती नहीं है, प्रॉपरली नहीं करती है, उनको काम नहीं मिलता है, तो मजबूरी में मैनुअल स्क्वेंजर्स को ये काम करना पड़ता है। सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। अगर पास्ट में किसी ने ये काम किया है तो फिर काम मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सोसाइटी हमारी भेदभाव करती है। इसके बाद राइटर कुछ और भी क्रिटिसिज्म बताते हैं 2013 के एक्ट के। राइटर कहते हैं
देखो 2013 के एक्ट में ये प्रोविज़न कर देना चाहिए था कि सीवर्स की क्लीनिंग होगी या फिर मैन होल्स की क्लीनिंग होगी तो टोटली मशीन्स की सहायता से होगी, कोई भी ह्यूमन बीइंग अंदर जाके सीवर को साफ नहीं करेगा। सरकार का ये प्लान भी था, बट इस प्रोविज़न को सरकार ने 2013 के एक्ट में शामिल नहीं किया। लेबर सेफ्टी का इशू भी एड्रेस नहीं होता है 2013 के एक्ट में। काफ़ी बार आपने सुना होगा मैन होल्स साफ करने के लिए ह्यूमन बींग्स नीचे जाते हैं और जहरीली गैस के कारण उनकी डेथ हो जाती है। सरकार का ज़्यादा फोकस स्वच्छ भारत अभियान पर है, लेबर राइट्स पर या फिर सैनिटेशन से संबंधित जो स्टिग्मा अटैच होता है उसको एड्रेस करने में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जाता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ट्रेड यूनियन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक्सेप्ट सैनिटेशन वर्कर्स। क्यों भाई, सैनिटेशन वर्कर्स की यूनियन क्यों नहीं है? बल्कि सैनिटेशन वर्कर्स जो कि अभी के समय में कोरोना वॉरियर्स भी हैं, उनको दूर रखा जाता है जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, जहाँ पे पूजा होती है, इन सब जगहों से। इसके बाद राइटर बोलते हैं आप टॉयलेट्स छोड़िए, क्लीनिंग का जो काम है उसे भी हमारे देश में लो स्टेटस के हिसाब से देखा जाता है। आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, जो ये मैनुअल काम होते हैं ना, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पर आवर के हिसाब से काफ़ी पैसा मिलता है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज से लोग जाते हैं डेवलप कंट्रीज़ में, वहाँ पे इस प्रकार के मैनुअल काम करने के लिए जैसे ड्राइविंग, क्लीनिंग, और काफ़ी पैसा बनता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। बट हमारे देश में इन जॉब्स का स्टेटस जो है वो लो माना जाता है। और एक प्रॉब्लम ये भी है ना, डिमांड एंड सप्लाई की। स्किल हमारे देश में अच्छे से सरकार प्रोवाइड कर नहीं पाती है, तो अनस्किल्ड वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, सप्लाई मतलब ज़्यादा है, डिमांड कम है अनस्किल्ड वर्क की, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का, कम वेजेस पर उनसे काम करवाया जाता है। और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस के बारे में राइटर बात करते हैं। जैसे देखो, आमतौर पर आजकल सरकार क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि आपको इस एरिया की सफाई करनी है, इसके लिए आप सैनिटेशन वर्कर्स रिक्रूट कीजिए और सफाई करवाइए। डायरेक्टली सरकार सैनिटेशन वर्कर्स को रिक्रूट नहीं करती, तो परमानेंट जॉब स्टेटस नहीं होता सैनिटेशन वर्कर्स के पास में। आईडी कार्ड्स तो आप भूल ही जाइए, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी भूल जाइए। और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ऑफिस होता है, फॉर एग्जांपल बीएमसी का ऑफिस है या फिर दिल्ली में भी एमसीडी का ऑफिस है, बाहर सैनिटेशन वर्कर्स बैठे रहते हैं, जल्दी आ जाएं तो भी रोड पर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, ऑफिस में उनको नहीं एंटर करने दिया जाता। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप इसको वैसे मत लीजिएगा कि बीएमसी में ऐसा नहीं होता है या फिर एमसीडी में नहीं होता है। एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे तमिलनाडु का दिया गया है, चेन्नई का, मतलब एसेंस आप समझिए। तो पूछा गया जब ऑफिसर से, आप ऐसा क्यों सैनिटेशन वर्कर्स को ऑफिस के बाहर क्यों खड़ा कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आने देते? अंदर भी तो इंतज़ार वो कर सकते हैं ना। तो ऑफिसर्स कहते हैं रूल बुक है ये, अगर नए रूल्स आएंगे तो फिर हम उन्हें अंदर एंटर करने दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो इलॉजिकल सी हैं, आपको रिडिकुलस लगेंगी कि आज के समय में भी मतलब सरकार की तरफ से भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इवन सैनिटेशन वर्कर्स को अपने डेजिनेटेड प्लेसेस पर जाना हो तो भी कोई गाड़ी नहीं मिलती, उनको या तो पैदल जाना पड़ता है किलोमीटर्स चल के, या फिर गार्बेज वाला जो ट्रक होता है उस पर बैठ के जाना पड़ता है। और राइटर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे चेन्नई में फ्लड्स आई तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे खाना को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन क्लीनअप के काम के लिए कोई राजी नहीं होगा, डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब काम तो ये भी है, ये भी एक प्रकार से सेवा है, लेकिन वही बात, हमारे देश में काफ़ी लो स्टेटस जॉब इसे माना जाता है। और इसके बाद राइटर बोलते हैं इवन कोविड-19 आने के बाद जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं या फिर उनके बच्चे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कोविड वार्ड में काम करने के लिए। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, देखो ट्रेड यूनियन नहीं है स्वीपर्स के लिए, जैसे सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कोई ना कोई ट्रेड यूनियन होती है। फॉर एग्जांपल जूनियर इंजीनियर है तो जूनियर इंजीनियर्स की एक अलग से ट्रेड यूनियन होगी, इंस्पेक्टर्स के लिए, कस्टम इंस्पेक्टर है तो कस्टम इंस्पेक्टर्स के लिए अलग से ट्रेड यूनियन होगी, लेकिन स्वीपर्स के लिए कोई इफेक्टिव या फिर एक्सक्लूसिव ट्रेड यूनियन नहीं है। तो जनरली उनकी जो आवाज़ उठाई जाती है वो एनजीओज के द्वारा उठाई जाती है, जो डायरेक्टली सैनिटेशन के काम से एसोसिएटेड नहीं होते।
और हमारे देश में तो सैनिटेशन का जो काम है वो कास्ट रिडन भी है। कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को मजबूर किया जाता है ये काम करने के लिए। तो अर्जेंट नीड है, अर्जेंट आवश्यकता है कि लेबर से कास्ट को डिसएसोसिएट किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कास्ट का कोई पर्सन है तो वही सैनिटेशन का काम करेगा, बाकी कास्ट के जो लोग हैं वो सैनिटेशन का काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित। इसके बाद एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इनटू अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। थिरुकुरल ने ये बात कही थी, उनका ये कोट है। अनब्लेमिश्ड का मतलब क्या होता है? बेदाग। कॉमन गुड मतलब कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोसाइटी का भला। झूठ जो है वो सच की जगह ले लेता है अगर झूठ से सोसाइटी का भला होता हो। ये बात कही थी थिरुकुरल ने। कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? क्या लिखोगे? मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कीजिए। झूठ है, आपको पता है साफ साफ चीज वो झूठ है, लेकिन उससे समाज का भला हो रहा है, तो इस वजह से वो चीज चलती जा रही है। यानी झूठ ने सच का स्थान ले लिया है और लोग उसे एक्सेप्टेबल भी अब मानने लगे हैं। सोच के देखिए कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में आता हो जो चीज झूठ है लेकिन फिर भी उससे सोसाइटी का भला हो रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, कास्ट सिस्टम का हो सकता है। कास्ट सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कास्ट सिस्टम से मोबिलाइजेशन होता है, लोगों में जागरूकता आती है, एम्पावरमेंट आती है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स आपको बता सकते हैं कि कास्ट सिस्टम के बहुत सारे फायदे होते हैं। यानी सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कास्ट सिस्टम से सोसाइटी का भला होता है। लेकिन देखो वास्तव में आपको भी पता है कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ लोगों का कितना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, समाज कितना ज़्यादा बटा है टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस, अन्याय हुआ है कुछ लोगों के साथ और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आई है। तो कास्ट सिस्टम एक एग्जाम्पल है। सोसाइटी का बेनिफिट हुआ है लेकिन ये एक झूठ है और इसने सच की जगह ले ली है। और कोई एग्जाम्पल डिस्कस कीजिए। देखो यूपी में एनकाउंटर्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं, कुछ स्टोरीज ये कहती हैं, बहुत सारे उनमें फर्जी एनकाउंटर्स भी हैं और आंकड़े को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। अब देखो एनकाउंटर्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो वो इसलिए बताया जाता है कि क्रिमिनल्स में डर पैदा किया जा सके कि देखो इतने सारे एनकाउंटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका भी हो जाएगा अगर आप क्राइम का रास्ता नहीं छोड़ोगे। अब देखो वैसे एनकाउंटर्स उतने नहीं हुए होते, झूठ होता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी का भला होता है, क्राइम कम होता है, तो धीरे धीरे वो झूठ जो है वो सच की शक्ल ले लेता है। ये काइंड ऑफ देखो वही है जो हमने डिस्कस किया था, मीन्स एंड एक्शंस, मतलब मीन्स एंड एंड्स, जो टेलीलॉजिकल अप्रोच है जो कहती है अगर सोसाइटी का भला होता है तो एक्शन में सच हो या झूठ हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद कीजिए टेलीलॉजिकल अप्रोच क्या कहती थी, यही तो कहती थी कंसिक्वेंशियल अप्रोच, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, एक्शंस कैसे भी हों, मीन्स कैसे भी हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो आप इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करोगे, आप बताओगे कि कुछ समय तक तो ठीक है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी का भला होगा ही। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही, झूठ सामने आएगा ही, चाहे वो यूपी के एनकाउंटर के केसेस हो या फिर कास्ट सिस्टम हो। आगे जाके कभी ना कभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी सच सामने आ जाएगा और झूठ भी सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में।